नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं दिलकुश सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं RWD परिवार पर। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी, आप सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत मोटिव होंगे और इस एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त से कर रहे होंगे। तो चलते हम हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त होती थी? शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त होती थी? ए ऑप्शन है जयपुर से, बी ऑप्शन है सौतगई से, सी ऑप्शन है नागेश्वर से और डी ऑप्शन है रोपड़ से। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, सौतगई से। कहाँ से? सौतगई। सौतगई गुजरात में पड़ता है। सौतगई कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1826 से 29 ईस्वी में हुई थी, जो चार्ल्स मैसन ने की थी। किसने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? चार्ल्स मैसन ने की थी। इसकी चार्ल्स मैसन की एक पुस्तक है द नैरेटिव ऑफ बेरियस। और हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी जनी इन बलूचिस्तान, कंधार एंड कलात एरिया इसमें मिलती है। भारत में हड़प्पा नामक प्राचीन नगर होने की बात कही है। इस पुस्तक के आधार पर 1882 ईस्वी में एक लेख प्रकाशित करवाया गया जिसमें हड़प्पा की जानकारी मिलती है। और 1834 में बर्नेस ने भारत में किसी नदी के किनारे एक ध्वस्त किले के होने की बात की गई है। एक ध्वस्त किले के होने की बात की गई है। और 1853 में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिदम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। किसका? हड़प्पा का टीले का सर्वेक्षण किया। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। किसके लिए? व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। हमारा ए ऑप्शन है रोडोनाइट, बी ऑप्शन है गोल्डन रूटाइल और सी ऑप्शन है स्टेटाइट और डी ऑप्शन है सेलेनाइट। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है, स्टेटाइट। इसका दूसरा नाम है सेलखड़ी। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? सेलखड़ी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। किसने की थी खोज? इसकी खोज दयाराम सैनी ने की थी। दयाराम सैनी ने की थी। और यहाँ से 12 अन्नागार भी प्राप्त हुए हड़प्पा से। हड़प्पा को दुर्गों के टीले व नगर के टीले के मध्य एक ईंट का वृत्ताकार चबूतरा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? दुर्गों के टीलों के मध्य और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरों के मध्य क्या हुआ है? एक वो मध्य चबूतरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से गेहूं व जौ के साक्ष्य भी मिलते हैं। और कांसे के दर्पण भी हड़प्पा से मिलते हैं। और एक है वो हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसमें स्त्री का अंकन किया गया है और जिसको जॉन मार्सन ने क्या कहा गया है? शाकंभरी माता का संबोधित किया है। जॉन मार्सन ने शाकंभरी माता से संबोधित किया। किसने? जॉन मार्सन ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है खैबर पख्तूनख्वा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है बलूचिस्तान और डी ऑप्शन है सिंध। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए। मोहनजोदड़ो बलूचिस्तान में स्थित है क्या? नहीं। तो कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो?
सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंध प्रांत, ये सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है सिंध प्रांत। तो मोहनजोदड़ो बाकायदा पाकिस्तान में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, चन्हूदड़ो किस नदी के पास स्थित है? चन्हूदड़ो किस नदी के पास स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है सिंधु नदी, सी ऑप्शन है सरस्वती नदी और डी ऑप्शन है गगन नदी। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, गगन नदी। कहाँ पर स्थित है चन्हूदड़ो? गगन नदी पर स्थित है। और गगन नदी कहाँ पर पड़ती है? गगन नदी, हो सिंधु नदी। चन्हूदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी, जो ये पाकिस्तान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पड़ती है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में स्थित है। और चन्हूदड़ो की खोज 1930 से 31 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1930 से 31 में हुई थी। किसने की थी इसकी, चन्हूदड़ो की खोज? चन्हूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। किसने की थी? एमजी मजूमदार ने की थी। और इसका उत्खनन 1935 में हुआ था। चन्हूदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? स्टार्ट 1935 में हुआ था इसका उत्खनन, अर्नेस्ट मे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया इसका उत्खनन? अर्नेस्ट मे के द्वारा किया गया। अर्नेस्ट मे के द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। चन्हूदड़ो औद्योगिक नगर था। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं चन्हूदड़ो से? मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है पंजाब में और डी ऑप्शन है हरियाणा में। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। थोड़ा इसमें गलती से टाइपिंग्स ने मिस्टेक कर दिया। तो बताइए लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, जो अहमदाबाद के पास है। अहमदाबाद। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा। भोगवा नदी लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1904। इसकी खोज कब हुई थी लोथल की? खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। किसने की थी खोज? रंगनाथ राव ने। जगन्नाथ राव ने लोथल की खोज की थी और इसका उत्खनन 1957 ईस्वी में हुआ था, जो भी रंगनाथ राव द्वारा ही किया गया था। और लोथल से चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से किसके साक्ष्य मिलते हैं? चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। और दुर्ग टीले के पूर्वी भाग में स्थित था। लोथल कहाँ स्थित था? दुर्ग टीले के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। लोथल के इस बंदरगाह को विश्व का प्रथम जवारीय बंदरगाह कहा जाता है। लोथल का गोदीवाड़ा, ये है लोथल का गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा बंदरगाह है। इसको क्या कहा जाता है? लोथल के इस बंदरगाह को विश्व का प्रथम जवारीय बंदरगाह कहा जाता है।
और वर्तमान में इस बंदरगाह की तुलना विशाखापट्टनम बंदरगाह के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? विशाखापट्टनम बंदरगाह के साथ की जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है अग्निकुंड और हल्की जुताई के प्रमाण, बी ऑप्शन है मन के बनाने की कार्यशाला, सी ऑप्शन है विश्व का पहला डॉकयार्ड और डी ऑप्शन है नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है, अग्निकुंड और हल्की जुताई के प्रमाण। ये मन के बनाना और विश्व का पहला डॉकयार्ड, ये किस में आता है? लोथल में आता है। किस में आता है? लोथल। और नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ मिलती है? हड़प्पा में। कहाँ मिलती है? वो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस जिले में स्थित है राजस्थान के? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल, वो कालीबंगा, सॉरी। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1951 से 52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1951 से 1952 में। 1951 से और 1952 में की थी इसकी खोज, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ की खुदाई किसने करवाई थी? रोपड़ की खुदाई किसने करवाई थी? ए ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, बी ऑप्शन है बीवी लाल ने, सी ऑप्शन है राकल दास बनर्जी और डी ऑप्शन है SR राव। रोपड़ की खुदाई किसने करवाई थी? तो हमारा बी ऑप्शन सही है, बीवी लाल। किसने करवाई थी रोपड़ की खुदाई? बीवी लाल ने करवाई थी। और बनावली कहाँ पर स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। बनावली हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी खोज? 1973 ईस्वी में हुई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। RS बिष्ट, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है गुजरात। तो बताइए पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर है डी, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा ऑलराइट करेक्ट है। सुरकोटा गुजरात के कच्छ के केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कच्छ केरल में स्थित है। कच्छ केरल में स्थित है। किसमें? गुजरात के। जिसकी खोज 1964 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी इसकी खोज? जगपति जोशी ने। किसने की थी इसकी खोज? जगपति जोशी ने। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान जो किस समय अवधि से जुड़ी है? ए ऑप्शन है गुप्त अवधि से,
बी ऑप्शन है मगध अवधि से, सी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता से और डी ऑप्शन है चालुक्य अवधि से। तो हमारा इसमें सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सी ऑप्शन हमारा ऑल राइट करेक्ट है। धोलावीरा गुजरात के भभुआ मतलब तालुका तहसील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है धोलावीरा? गुजरात के भभुआ तहसील में स्थित है। गुजरात के बचाहुआ तहसील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है धोलावीरा? गुजरात के बचाहुआ तहसील में स्थित है। इसकी खोज, धोलावीरा की खोज कब हुई थी? 1967 से 68 के बीच में हुई थी। धोलावीरा की खोज 1967 से 68 के बीच में हुई थी। किसने की थी? इसकी भी खोज जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने। ठीक है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। क्या होता है? धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ऐतरेय उपनिषद किसके ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ए ऑप्शन हमारा ऑल राइट सही है। ऋग्वेद में कितने मंडल मिलते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और 1028 क्या है? इसमें सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त है। कितने हैं सूक्त है? 1028 में क्या सूक्त है। और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। इसका 10वां मंडल सबसे कहाँ जोड़ा गया था? अंत में जोड़ा गया था। और 9वें मंडल के देवता सोम का उल्लेख है। और 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम का उल्लेख है। और 10वें मंडल में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख है। और नोट कीजिए, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30वीं पांडुलिपियों का यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद की 30वीं पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको जरूर नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आने के चांस है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 4। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है 2। कितनी है यजुर्वेद की शाखा? 2 शाखा है। यजुर्वेद को यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। इसे यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के कितने भाग है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेयी संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसेयी संहिता कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को, यजुर्वेद को, अर्थवेद को और ऋग्वेद को। किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ए ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है। शाम का अर्थ होता है गान। क्या होता है? शाम का अर्थ गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, जिसे क्या कहा जाता है? इन्हें मंत्रों का संग्रह, जिसे गीत के रूप में कहा जाता है। और इसमें रचनाएं कितनी हैं? इसकी रचनाएं
1875 है। इसमें रचनाएं कितनी है? 1875 है, रचनाएं मिलती है इसमें 1875। 1875 रचनाएं मिलती है श्याम वेद में। और श्याम वेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। क्या कहा जाता है? गाने वाला उद्गाता कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थवेद किस वेद के रूप में जाना जाता है? अर्थवेद किस वेद के रूप में जाना? ए है ज्ञान वेद, बी है श्याम वेद, और सी है कर्मकांड, और डी है जादू टोना और चिकित्सा का वेद। कर्मकांड वेद तो श्याम वेद में हो गया, सही है। श्याम वेद कर्मकांड वेद नहीं, ये यजुर्वेद वेद में। किसमें है? यजुर्वेद वेद में, अभी बताया। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है। जादू टोना और चिकित्सा के वेद को कहा जाता है अथर्ववेद किस वेद के रूप में जाना जाता है? जादू टोना और चिकित्सा का वेद कहा जाता है अथर्ववेद को। इसमें ब्रह्म ज्ञान और धर्म, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना तथा तंत्र मंत्र की क्या मिलती है? इसमें शिक्षा मिलती है। किसमें? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? पुरोहित। पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ए है पुराण, बी है महाकाव्य, सी है उपनिषद, और डी है जातक कथा। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है, उपनिषद। तो सी ऑप्शन ऑल राइट सही है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। किसके श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये याद रखना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उदुक्त एक मंत्र है? उदुक्त एक मंत्र है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में है। तो ग्रुप डी में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को। इसके मिलते जुलता ही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सेम छपेगा। ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, सी ऑप्शन है भगवद गीता, और डी ऑप्शन है मत्स्य पुराण। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, मुंडको उपनिषद। बी ऑप्शन राइट है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। अभी बताया था भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ, जो सारनाथ में स्थित है, सिंह स्तंभ से मिलता है, जो हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है। किसमें? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ए है दयाराम सायनी, बी है जॉन मार्शल, सी है रखाल दास बनर्जी, और डी है रेम बहिलर। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, रेम बहिलर ने लिया था। सर रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के
प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक भी विदित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तांबे और टीन को मिश्रित करते थे किसके लिए? ए ऑप्शन है सीसा के लिए, कांस्य के लिए, लोहे के लिए और सोना के लिए। तो सोना तो एक्चुअली में बनेगा ही नहीं, तो ये तो गलत है। सीसा भी नहीं बनेगा इससे। तांबे और टीन, इससे लोहा भी नहीं बनेगा, लोहा तो एक अलग पदार्थ। इससे क्या बनेगा? कांस्य पदार्थ बनेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्या सही है? बी ऑप्शन हमारा ऑलराइट करेक्ट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं वाक्य के लिए प्रसिद्ध है? ए है कल्प, बी है छंद, सी है व्याकरण और डी है निरुक्त। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है। क्या है? निरुक्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ए ऑप्शन है 1500 से 500 बीसी, बी ऑप्शन है 336 से 323 बीसी, सी ऑप्शन है 3000 से 2600 बीसी और डी ऑप्शन है 550 से 323 बीसी। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है, 1500 से 500 बीसी तक चली थी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। काल को हम वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं। इस काल को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल। और समय अवधि कितनी है? 1500 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व बीसी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आज का होमवर्क है, HW है, इसको आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यह आपके ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है जो हमने कंप्लीट करा दिया है। तो अगली क्लास हमारी कल आएगी, तो जरूर से जरूर क्लास में आने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।